नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ग्रीन स्टार चैनल पर और मैं आपका दोस्त आर के फिजिक्स। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं हमारे फर्स्ट यूनिट के इलेक्ट्रोस्टैटिक के, और उसका फर्स्ट चैप्टर था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसके 3 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं और आज का टॉपिक है हमारा कूलम्ब्स लॉ। दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना टॉपिक कूलम्ब्स लॉ। दोस्तों हमने ये पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती है जो क्या करती है, एक फोर्स क्रिएट करती है, या तो अट्रैक्टिव फोर्स या फिर रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स हमने देखा थी कि जब अनलाइक चार्ज होता है या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, उन दोनों के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। अगर लाइक चार्ज हो जैसे नेगेटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव, उनके बीच में क्या लगता है, रिपल करते एक दूसरे को, रिपल्सिव फोर्स लगता है। फिर कॉलम्स ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये देखा कि दोस्तों जब अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है या रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, वो कितने डिस्टेंस पर लग रहा है, कितना डिस्टेंस हो रहा है वहां पर, कितने डिस्टेंस पर कितना अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है और कितने डिस्टेंस पर कितना रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। और उनको उसने एक एयर मीडियम में रखा या फिर किसी वाटर मीडियम में, या फिर अलग मीडियम होगा जैसे केरोसिन या फिर कोई और ऑयल हो गया। अलग अलग उन्होंने क्या किया, अलग अलग मीडियम के अंदर चार्जेस को रखा और वहां पर उन्होंने क्या मेजर किया कि वहां पर हर मीडियम के अंदर अलग अलग फोर्स है, अलग अलग अट्रैक्शन है, अलग अलग रिपल्शन है। तो इतने सारे एक्सपेरिमेंट होने के बाद उन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के अनुसार दोस्तों क्या था कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी जैसे देखो दोस्तों, हमने एक चार्ज लिया Q1 और एक लिया Q2, दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस कितना है, R। ठीक है दोस्तों, अब ये फर्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। यानी जो फोर्स है इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के क्या आएगा, प्रोपोर्शनल मिलेगा। देखो हमने दोस्तों लिखा है इसको। और नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी इनके बिटवीन चार्जेस के Q1 और Q2 के बिटवीन जो डिस्टेंस है R, उसके क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये लिख दिया है। अब दोनों के बिटवीन हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो दोस्तों हमें मैथमेटिकली पता है कि प्रोपोर्शन को अगर हमने इक्वल टी में लेकर आना है, इक्वल सिंबल के इक्वल लेकर आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया तो हमने कर दिया, वो है हमारा K कांस्टेंट। तो यहाँ से फार्मूला है F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर। जो ये K क्या है, हमारा कॉलम कांस्टेंट। इस K की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होती है दोस्तों, वो होती है 9 इंटू 10⁻⁹। कितनी का है दोस्तों, K इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। ये फिक्स्ड वैल्यू है दोस्तों, कांस्टेंट वैल्यू है। और K को क्या बोला हमने, कॉलम्स कांस्टेंट। तो दोस्तों इसका K का यूनिट क्या होगा, देखो दोस्तों K का यूनिट क्या होगा, फोर्स का न्यूटन, R का डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 दोनों क्या हमारे चार्ज है, इनका क्या होता है, कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया इसका यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। तो ये था हमारा K दोस्तों। तो दोस्तों K को एक्चुअल में लिखा क्या जाता है, 1/4πε0। क्या लिखा है, 1/4πε0। ये सिंपल आप इसको जानते हो आप दोस्तों, 4 पाई ये क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी। लेकिन यहां पर मैंने एक नया सिंबल यूज किया, एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन सिंबल को बोला जाता है एप्सिलॉन, और यहां पर जो लिखा है मैंने एप्सिलॉन नॉट, इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड फ्री स्पेस। न्यू वर्ड है आपके लिए दोस्तों, परमिटिविटी। तो दोस्तों ये परमिटिविटी होता क्या है, वैसे दोस्तों हमारा जो फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है कैपेसिटर, उसके अंदर हम बिल्कुल डीपली से पढ़ेंगे। लेकिन अब जो हम ये कॉलम्स ला कर रहे हैं, इसके अंदर परमिटिविटी आ गया है, तो इसको बस थोड़ा रखे ध्यान कि होता क्या है। परमिटिविटी वैसे दोस्तों इसकी वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो दोस्तों ये एक्चुअल में होता क्या है, जैसे दोस्तों आपने एक वर्ड सुना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आप पढ़ चुके हो, क्लास 10th में होगा, कुछ 11th के अंदर भी आया हुआ है टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे आपने वहां पर एक वैल्यू देखी होगी, नीटा की वैल्यू, ये नीटा कांस्टेंट होता है। नीटा एयर के लिए उसकी वैल्यू होती है 1, और कुछ ऑयल ले लेते हैं हम, जैसे वाटर, सॉरी ऑयल से पहले हम वाटर ले लेते हैं, वाटर की वैल्यू होती है
1.3 अबाउट नियर अबाउट, और ऑयल की होती है दोस्तों 1.5। ठीक है दोस्तों। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर ईटा में क्या बताता है कि जैसे किसी मीडियम में से रे है, कोई रे ऑफ लाइट है, वो कितनी तेजी से ट्रेवल कर सकती है। जैसे आप देख ही रहे हो, एयर के अंदर जो रे ऑफ लाइट है इजीली ट्रेवल कर सकती है। वाटर के अंदर इसके एयर की कंपेरिजन बिल्कुल कम ट्रेवल कर सकती है, और ऑयल के अंदर बिल्कुल धीरे धीरे ट्रेवल करती है रे ऑफ लाइट। और वो कैसे पता लगा हमें? ईटा की वैल्यू से। ऐसे ही ये जो परमिबिलिटी है एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है। इसके थ्रू हमें ये पता लगता है कि किसी भी मीडियम के अंदर, इसने भी मीडियम बताया था एयर वाटर ऑयल, तो ये भी क्या बताता है? परमिटिविटी हमें ये बताती है कि किसी भी मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है या इलेक्ट्रिक करंट है वो कितनी इजीली पास कर सकता है। तो दोस्तों आपको क्लियर हो चुका होगा, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट हमें ये बताता है किसी भी मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रिक करंट है इजीली कैसे पास हो सकता है, और अलग अलग मीडियम के अंदर ये कैसे पास होता है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तभी ये के की वैल्यू आती है हमारे पास 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है दोस्तों। और जो हमारा फोर्स है ये हर मीडियम के लिए अलग अलग होगा। फ्री स्पेस के लिए हमारा आ गया F = 1/4πε0 Q1 Q/r²। इसको हमने लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन। और ये हर मीडियम के लिए अलग अलग है। जैसे अनदर मीडियम हम उसको डिनोट करते हैं FM। ये अनदर मीडियम के लिए लिखा हमने 1/4πε Q1 Q2 r²। यहां पर क्या था दोस्तों? एप्सिलॉन नॉट, वो क्या था? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड फ्री स्पेस। यहां पर जो एप्सिलॉन है ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम कौन सा हो सकता है दोस्तों? एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, आपका ऑयल हो सकता है, किसी भी टाइप का मीडियम हो सकता है। तो दोस्तों इसको दे दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन और इसको दे दिया सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं? इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 से। तो F बाई क्या आ जाएगा? FM। ये क्या हो गया? फ्री स्पेस के लिए फोर्स। और ये क्या हो गया? FM किसी मीडियम के लिए। तो यहां से बाकी कट जाएगा दोस्तों, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से क्या बचेगा? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसी रेशो को बोलते हैं हम एप्सिलॉन आर, या फिर इसको डिनोट किया जा सकता है के से। और दोस्तों ये के क्या हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू है, या तो इसको डिनोट करो एप्सिलॉन आर से या फिर डिनोट करो के से। के क्या हो गया? इट इज द रेशो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम की, एंड द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। दोस्तों घबराने की कोई जरूरत नहीं है। के क्या एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वैसे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इस फर्स्ट यूनिट का कैपेसिटेंस, उसके अंदर हम बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। लेकिन बस आपने यहाँ पर एक याद रखना कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है? के = एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, जैसे अलग अलग मीडियम के लिए होती है, जैसे एयर के लिए अलग होगी ये कांस्टेंट वैल्यू, किसी ऑयल के लिए अलग अलग वैल्यू होगी दोस्तों। तो ये था हमारा टॉपिक कूलम्ब्स लॉ। तो दोस्तों अभी हमने देखा कूलम्ब्स लॉ, और अब हम कूलम्ब्स लॉ का पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्यों पढ़ रहे हैं हम दोस्तों? देखो फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने जो अभी फोर्स का फार्मूला निकाला था, तो अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया, तो अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। इसके वेक्टर फॉर्म के बाद इसका फार्मूला क्या आता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया है। फिगर के अंदर क्या दिया है? XY प्लेन लिया है, और इसके अंदर दो चार्ज लिए Q1 और Q2। और Q1 को ओरिजिन से जब मैंने मिलाया है तो वहां पर हमारा पोजीशन वेक्टर क्या आया है? R1। और जब Q2 को ओरिजिन से मिलाया है तो वहां पर पोजीशन वेक्टर क्या है? R2 आया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी इसकी थ्योरी। और उसके बाद आपने ये निकाल लिया था फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ये पिछले कॉलम्स का आके निकाला, तो वो हमारा क्या था? F = K Q1 Q2/r²। Q1 Q2 क्या थे? हमारे चार्ज थे, उनके बिटवीन डिस्टेंस क्या था? R था। K हमारा क्या था? कॉलम्स कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो F वेक्टर = K Q1 Q2/r²। जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं ना, तो इस साइड हम क्या लिखते हैं? R
कैप। इस आर कैप को दोस्तों क्या बोला जाता है? यूनिट वेक्टर। आपको फार्मूला रिमाइंड होगा, +1 के अंदर पढ़ा होगा आपने। आर वेक्टर क्या होता है? आर जो कैप हमारा क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है? आर वेक्टर बाय में आर मैग्नीट्यूड। ठीक है दोस्तों, अब इसकी वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। आर कैप की जगह क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर बाय में आर मैग्नीट्यूड। तो आर मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर क्यूब हो जाएगा दोस्तों। क्या था यहाँ पर? स्क्वायर। और इसकी जगह जब हम इसकी आर कैप की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आर वेक्टर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? आर क्यूब। ये क्या होगी? इसकी वेक्टर फॉर्म होगी। किसकी? कॉलम्स फोर्स की। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अगर ये Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है, ठीक है दोस्तों, तो Q2 भी किस पे फोर्स लगाएगा? Q1 पर। अब हमने फर्स्ट क्या लिखा है? फोर्स ऑन Q1, यानी Q1 पर फोर्स लग रहा है ड्यू टू Q2। किसके दौरान? Q2। यानी Q1 पर फोर्स कौन लगा? Q1 पर फोर्स लगा रहा कौन? Q2 फोर्स लगा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लिखते हैं F12 वेक्टर। F12 का मीनिंग क्या होगा? फोर्स लग रहा है किस पर? Q1 पर। किसके दौरान? Q2, ड्यू टू Q2। तो इसको दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी नीचे हमें लिखना पड़ेगा R12 क्यूब, और यहाँ पर भी जो हम वेक्टर लिख रहे हैं उसको भी कैसे लिख सकते हैं? R12। इसको ऐसे लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर वेयर R1 वेक्टर क्या है? इसको एक आप ट्रिक याद रखना। जैसे हम लिख रहे हैं R1 1 2, 1 से 2, यानी 1 पर लग रहा है किसके दौरान? ड्यू टू Q2। तो इसको लिख सकते हैं R1 माइनस R2। ऐसे एक ट्रिक याद रखो आप दोस्तों। और जैसे नीचे लिखना है R12 क्यूब, उसको लिखते हैं मोड ऑफ R1 माइनस R2 का क्यूब। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही फोर्स ऑन Q2, यानी Q2 पर भी फोर्स लगा रहा है कौन? Q1। तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिखा जाता है F21। यानी इसका मीनिंग क्या होगा? आप ट्रिक याद रखो। जो F के पास लिखा हुआ है 2 पर फोर्स लग रहा है ड्यू टू Q1। इसको बाद लिखा है 1, यानी 2 पर फोर्स लग रहा है ड्यू टू 1। जो Q2 चार्जेस है हमारा, उस पर फोर्स लगा ड्यू टू चार्जेस Q1। ठीक है दोस्तों, और इसको फिर हम लिखेंगे Q2 Q1 बाई R21। यहाँ पर 21 लिखना पड़ेगा, वहां पर 12 लिखा था क्योंकि वहां पर ड्यू टू Q1 पर लग रहा था ड्यू टू Q2। तो हमने यहाँ पर लिख दिया R21। ठीक है दोस्तों, अब वैसे ही सेम वैसे ही 21 है, इसको लिखेंगे R2 माइनस R1, और R21 क्यूब है तो यहाँ पर लिखेंगे R2 माइनस R1 का क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ पर हमारे ये इक्वेशन आ जाएगी दोस्तों, और दूसरी क्या आ जाएगी? 2 1 की इक्वेशन आ जाएगी। दोनों एक प्रकार से इक्वल है, बस डिफरेंस क्या है? यहाँ पर है R1 माइनस R2, यहाँ पर क्या है? R2 माइनस R1। सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी सारा क्या है? ये दोनों फोर्स सेम है। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड वे में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? F1 इक्वल टू F21। मैग्नीट्यूड में दोनों क्या हो सकते हैं? बिल्कुल इक्वल हो सकते हैं, बट कब? जब मैं यहाँ पर क्या लूंगा? माइनस। ठीक है दोस्तों, और ये कौन से न्यूटन लॉ को ओबे कर रहा है? न्यूटन थर्ड लॉ। तो मैग्नीट्यूड में ये इक्वल होएगा, लेकिन कब? 100% इक्वल होएगा, लेकिन कब? जब यहाँ पर क्या आएगा? माइनस। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक, वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ।